ठीक है बेटा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। तो देखिए जैसे ये सपोज करिए कि कोई ये ब्रेन की पोजीशन है सबसे ऊपर होगी और फीट की पोजीशन नीचे होगी। ये फीट है और यहाँ पे ये हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को शरीर के हर हिस्से में। ये जैसे ये वेन्स है, वेन्स के थ्रू ब्लड जाता है। ठीक है, अब जो हार्ट जो पंप करता है उससे जो प्रेशर है वो तो इक्वली ट्रांसमिट होगा, लेकिन हेड से फीट का कॉलम देखिए कितनी ये हाइट ज्यादा है और ये वाली जो हाइट है ये कम है। तो हाइट की वजह से जो गेज प्रेशर होता है, गेज प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। ठीक है, तो इतनी हाइट पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उस पर तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी भी सेम है, लेकिन हाइट की वजह से ये वाली जो हाइट है ये कम है और ये वाली हाइट ज्यादा है। तो फीट का जो गेज प्रेशर है वो ज्यादा होता है। तो गेज प्रेशर एट फीट इज ग्रेटर देन गेज प्रेशर एट ब्रेन। तो इस वजह से फीट पे जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ये ए पार्ट का आंसर हो। अभी देखिए बेटे नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में कहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डिक्रीजेस टू नियरली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। जैसे सपोज करिए कि ये अर्थ है, ये अर्थ है और अर्थ, अर्थ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाता है। ये सपोज करिए कि अर्थ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस है, तो अर्थ पे तो जो एटमॉस्फेरिक है वो पी नॉट के बराबर होगा और 6 किलोमीटर पे अगर आप जाएंगे तो 6 किलोमीटर पे नियरली हाफ डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी नॉट बाई 2 के इक्वल हो जाता है। और 100 किलोमीटर पे अगर आप जाएंगे तो कहता है कि डिक्रीजेस टू नियरली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सी लेवल दो द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोर देन 100 किलोमीटर। तो जितना यहाँ पे डिक्रीज होता है 100 किलोमीटर पे जितना डिक्रीज होगा उसका हाफ तो यहीं पे डिक्रीज हो जाता है। मान लीजिए कि इसमें से डेल्टा पी डिक्रीज हो गया, डेल्टा पी बाई 2, तो यहाँ पे जो डिक्रीज है वो डेल्टा पी के बराबर हो, यानी कि जितना 100 किलोमीटर पे डिक्रीज होता है 6 किलोमीटर पे उसके हाफ के बराबर डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो एयर डेंसिटी, जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एयर डेंसिटी की वजह से होता है। तो जो वेरिएशन ऑफ एयर डेंसिटी है, वेरिएशन ऑफ एयर डेंसिटी इज नॉट लीनियर। तो वो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग नहीं होती। अगर लीनियर होता तो जो प्रेशर है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आधी डिस्टेंस में आधा डिक्रीज होता है। तो जो प्रेशर का वेरिएशन है उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू पी नॉट ई रेज पार माइनस अल्फा एच। ठीक है, तो ये जो डिक्रीज होता है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, यानी कि शुरू में ज्यादा डिक्रीज होता है फिर कम डिक्रीज होता है। तो ये इसका रीजन है। और इसका जो सी पार्ट है उसको देखिए जरा, सी पार्ट का आंसर। सी पार्ट में कहता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो देखिए जो प्रेशर है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो एरिया है उसको भी हम वेक्टर क्वांटिटी बना सकते हैं। जैसे सपोज करो ये कोई एरिया है, तो जो एरिया वेक्टर होता है वो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, तो एरिया वेक्टर की भी अपनी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये फोर्स डिवीजन तो वेक्टर्स का होता नहीं है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया वेक्टर। तो इसमें जो प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसको हमें जस्टिफाई करना है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अब ये हमने पढ़ा है कि जैसे सपोज करिए कि ये कोई लिक्विड है और इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है तो लिक्विड इस पे हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। मतलब जो
प्रेशर है वो हर एक डायरेक्शन में लगता है, इस वजह से फोर्स भी हर एक डायरेक्शन में होता है। तो जो प्रेशर है उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो इस वजह से हम इसको एक स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। तो सी पार्ट का आंसर देखिए, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली। तो जो प्रेशर होता है लिक्विड का इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। Equally in all directions. Therefore, pressure is not having a pressure does not have a particular direction. तो इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। तो therefore it's a scalar. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर एक बार ये वाला समझा दीजिए। देखो जैसे प्रेशर जब लगता है लिक्विड के अंदर तो वो हर एक डायरेक्शन में लगता है। तो जो गेज प्रेशर है उसकी वजह से आप प्रेशर देखोगे तो वो हर एक डायरेक्शन में होगा, तो हम प्रेशर की डायरेक्शन कैसे बता पाएंगे, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ऐसा नहीं है कि उसकी हर एक डायरेक्शन होगी। तो प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, प्रेशर हर एक तरफ ट्रांसमिट होता है। जैसे सपोज करो कि ये इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है ना, आपने एक पिस्टन तो यहाँ पे लगा दी, एक पिस्टन इधर लगा दी, एक पिस्टन हो गया, एक पिस्टन इधर, एक पिस्टन इधर। आप जब इसमें ये प्रेशर लगाओगे तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर ट्रांसमिट होगा, ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा, ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा। यहाँ पे अगर पिस्टन लगा दोगे इस भी डायरेक्शन में जाएगा। तो लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो हर एक डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है, इस वजह से प्रेशर की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, इस वजह हम इसको प्रेशर को एक स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। क्लियर है बेटा? Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट अपेंडेड विद ईच स्टेटमेंट। फर्स्ट देखिए, जो फर्स्ट है उसमें दो ब्लैंक्स हैं और उसमें आपको ये कंजर्वेशन ऑफ मास और बर्नौलीज प्रिंसिपल में से एक रूल लगाना है। तो इसका जो डी पार्ट है उसको देखिए, ए बी पार्ट सी नहीं लिखे हैं क्योंकि वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब उसको पढ़ेंगे तो उसको करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को एक बार देखिए और बताइए कि क्या आंसर इसमें आ सकता है। फॉर अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो, जैसे सपोज करिए कि कोई ट्यूब है और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो स्टेडी फ्लो में, ये इसका फ्लूइड का जो फ्लो है वो स्टेडी है। एट अ कंस्ट्रिक्शन फॉलोज फ्रॉम, कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे नैरो कर दिया। तो ये जो ट्यूब नैरो हो गई है इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। तो द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड एट अ कंस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो स्पीड है ये v2 स्पीड सपोज करिए, ये v1 स्पीड करिए, तो ये जो v2 है यहाँ पे इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। फॉलोज फ्रॉम, तो इन दोनों में से कौन से प्रिंसिपल की वजह से ऐसा होता है कि जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ पे स्पीड v2, कंस्ट्रिक्शन पे स्पीड बढ़ गई, तो वो किसकी वजह से होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से होता है या बर्नौलीज प्रिंसिपल की वजह से होता है। तो फ्लो के रिस्पेक्ट में जो हम पढ़ते हैं वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है। एक्चुअली क्या होता है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे सपोज करिए कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A2 है। तो जितना वॉल्यूम इधर से एंटर करेगा पर सेकेंड उतना ही वॉल्यूम इधर से एग्जिट करेगा पर सेकेंड। तो वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, और एक सेकेंड में जो लेंथ है वो स्पीड के बराबर होती है। तो इधर से भी जो वॉल्यूम एंटर करेगा वो हो जाएगा A2 इंटू V2। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम एग्जिट करेगा पर सेकेंड। अगर हम इसको रो से मल्टीप्लाई कर दें
तो ये लिक्विड का जो डेंसिटी है वो तो सेम ही रहेगा, और ये वॉल्यूम हो गया और ये डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होगी। तो ये जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास एग्जिट करेगा, इसलिए यहाँ पे आना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस वाले पार्ट में आएगा कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये तो पहले पार्ट का आंसर होगा। अब दूसरे पार्ट में डिक्रीज प्रेशर, और प्रेशर डिक्रीज होता है। यहाँ पे सपोज करिए कि जो लिक्विड का प्रेशर है वो P1 है, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो P2 है। तो ये स्पीड के बढ़ने से प्रेशर डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ये किस वजह से होगा? तो हमने ये पढ़ा था बर्नौलीज प्रिंसिपल के तीनों तरह की जो एनर्जी होती है, ये जैसे P प्रेशर एनर्जी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है। ये तीनों एनर्जीज का जो सम है वो कांस्टेंट होता है। अब देखिए, अगर ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो ये तो कांस्टेंट होगा, ये इधर जाके माइनस करोगे तो इन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए फॉर्मूला बन जाएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के सम को कांस्टेंट रहना है। तो अगर सम कांस्टेंट रहेगा तो एक चीज अगर इंक्रीज करेगी तो दूसरी चीज डिक्रीज करेगी। तो इस वजह से अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, इसलिए दूसरे पार्ट में आएगा बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते हो स्टेडी फ्लो में तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। स्पीड इंक्रीज होगी बाय दिस इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रेशर डिक्रीज होगा, दैट इज ड्यू टू बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, अब इसका ई पार्ट का सोल्यूशन देखिए। ये जो सोल्यूशन था ये डी पार्ट का सोल्यूशन था, दिस वाज पार्ट डी। अब देखिए ये ई पार्ट है। फॉर द मॉडल ऑफ अ प्लेन इन अ विंड टनल टर्बुलेंस अकर्स एट, तो टर्बुलेंस कहाँ पे होता है? तो एक क्रिटिकल स्पीड होती है, क्रिटिकल स्पीड मान लीजिए कि vc है, उससे पहले तो लेमिनर फ्लो होता है। अगर जो स्पीड है वो क्रिटिकल स्पीड से कम है तो उसको हम बोलते हैं लेमिनर फ्लो, और अगर स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा हो जाती है तो फिर टर्बुलेंस आ जाता है। ठीक है, तो जो बॉर्डर स्पीड है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। तो अगर टर्बुलेंस आता है तो टर्बुलेंस कब आएगा? जब स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होगी, यानी कि ग्रेटर होगी, तो इस वाले पार्ट में आएगा ग्रेटर। तो अगर स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होगी तो टर्बुलेंस अकर करेगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 4. To keep a piece of paper horizontal, you should blow over, not under it. तो ए पार्ट का सॉल्यूशन देखें। वो कहता है कि अगर आप एक पेपर को हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हो तो पहले एक पेपर को देखिए जरा। ये जैसे कोई पेपर है तो पेपर में कुछ वेट तो होता है, तो ये अपने वेट की वजह से नीचे गिरेगा। ठीक है, अब अगर हम इसके ऊपर फ्लो करेंगे तो कहता है कि अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हो तो पेपर के ऊपर आपको ब्लो करना पड़ेगा, मतलब जो एयर है, जो फूंक आप मारोगे अपने माउथ से, वो इसके ऊपर ब्लो करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए कि अगर आप चाहते हो कि भाई ये हॉरिजॉन्टल रहे तो इसके वेट को बैलेंस करना पड़ेगा। ये m इंटू जी जो वेट है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए कि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो वेट है, उसकी वजह से नीचे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो अगर आप फूंक नहीं मारोगे तो ये नीचे जाएगा। अगर आप ऊपर से फूंक मारते हो यानी कि इसके ऊपर एयर का फ्लो बनाते हो
तो उससे क्या होगा कि इसके नीचे वाली जो एयर है उसकी तो स्पीड ऑलमोस्ट 0 है। मान लीजिए कि ये V1 है और इसके ऊपर आपने ब्लो करके इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, तो जो V2 स्पीड है, ऊपर वाली स्पीड, वो V1 स्पीड से ज्यादा हो जाएगी। और जिधर ज्यादा स्पीड होती है उधर प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हमने इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था कंस्ट्रक्शन के केस में कि जब स्पीड ज्यादा हो जाती है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो हुआ क्या कि ऊपर वाला जो प्रेशर है वो कम हो गया और नीचे वाला प्रेशर ज्यादा हो गया। तो इधर से जो प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है वो कम है और इधर से जो प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है वो ज्यादा है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर भी इतना ही है और एरिया नीचे भी इतना ही। अब जो फोर्स है उसका क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया के, यानी कि जिस तरफ ज्यादा प्रेशर है उस तरफ ज्यादा फोर्स होगा। तो ये जो इसके ऊपर पेपर के जो ऊपर नीचे से फोर्स लगेगा, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है तो ये वाला जो फोर्स है नीचे वाला वो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा होगी, तो F1 विल बी ग्रेटर देन F2। तो अब देखिए कि इस पेपर पे नीचे से फोर्स लग रहा है F1 और ऊपर से फोर्स लग रहा है F2। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स आएगा F1 माइनस F2, और इसकी जो डायरेक्शन है F1 माइनस F2 की वो ऊपर की तरफ होगी, है ना। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट विल बैलेंस इट्स वेट। तो ये वाला जो फोर्स है ये mg को बैलेंस करेगा और इस तरह से ये जो पेपर है इसको हम हॉरिजॉन्टल रख पाएंगे। तो देखिए इसमें बर्नौलीज का हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए प्रिंसिपल लगा है कि आप जब वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो फ्लूइड्स के लिए है बर्नौलीज प्रिंसिपल, वो लिक्विड्स के लिए भी है और गैसेस के लिए भी है, मतलब जो भी फ्लो कर सकते हैं उनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे फूंक मारी, हवा चलाई, उससे इसकी वेलोसिटी एयर की इंक्रीज हो गई जिससे कि इसका प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो ऊपर कम प्रेशर रहेगा, नीचे ज्यादा प्रेशर रहेगा, तो नीचे से फोर्स ज्यादा लगेगा, ऊपर से फोर्स कम लगेगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ से जो एयर का जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और mg नीचे की तरफ। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स लगेगा वो mg को बैलेंस करेगा और इस वजह से ये पेपर हॉरिजॉन्टल रह पाएगा। इसका बी पार्ट देखिएगा। बी है when we try to close a water tap with our fingers। जैसे सपोज करिए कि ये कोई वाटर टैप है, ये कोई वाटर टैप है और इस वाटर टैप को हम अपने फिंगर्स से क्लोज करते हैं, आधा क्लोज कर देते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन को आप ऐसे सपोज करिए कि इसमें से जो ये वाला जो पार्ट है उसको मैंने ऐसे बना दिया और इसमें से ऐसे पानी निकल रहा है, आपने इसके आधे पार्ट को कवर कर दिया। तो आप फिंगर से आधे पार्ट को कवर करने का क्या मतलब हुआ कि आपने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया। तो इधर से जितना वाटर इसके अंदर पर सेकेंड एंटर करेगा उतना ही वाटर इधर से निकलेगा। तो इधर से कितना, ये वाला जो एरिया है इसको तो हमने A1 कंसिडर कर लिया और ये वाला जो एरिया है वो A2 हो गया। अब A2 A1 से कम हो गया। यहाँ पे स्पीड है वाटर की V1 और इधर से जो बाहर आएगा वो V2 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि जितना वॉल्यूम पर सेकेंड एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम पर सेकेंड एग्जिट करेगा, यानी कि A1 V1 किसके बराबर हो जाएगा? A2 V2 के। हमें इस वाली स्पीड को बताना है। वो कहता है कि जो फास्ट जेट आउट ऑफ वाटर कस थ्रू द ओपनिंग, मतलब जो पानी बाहर निकलेगा वो फास्ट होगा, मतलब V2 की स्पीड V1 से ज्यादा होगी। तो हमें V2 के ऊपर कमेंट करना है। तो V2 की वैल्यू हो जाएगी A1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई A2। अब क्योंकि A1 की जो वैल्यू है वो A2 से ज्यादा है तो A1 इज ग्रेटर देन A2। तो A1 अगर A2 से ज्यादा है तो इसका मतलब A1 अपॉन A2, A2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। अगर ये 1 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि V2 विल बी ग्रेटर देन V1। ठीक है, तो जो पानी है वो बाहर तेज स्पीड से निकलेगा, यानी कि ये वाली स्पीड इस वाली स्पीड से ज्यादा होगी। ये जो सी पार्ट है, सी पार्ट अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी थ्योरी अभी हमने पढ़ी नहीं। ठीक है, अभी हमने बर्नौलीज इक्वेशन तक पढ़ा है, तो इसको सी पार्ट को हम बाद में करेंगे।
जब इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे लेटर ऑन। अब देखिए डी पार्ट, देखिए डी पार्ट है a fluid flowing out of a small hole in a vessel results in a backward thrust on the vessel। तो जैसे सपोज करिए कि ये कोई वेसल है, इसमें पानी भरा हुआ है और आपने क्या किया, इसको ऐसे ये इसके नीचे आपने व्हील लगा दी। तो व्हील से क्या हो गया, आपने जो फ्लोर का फ्रिक्शन है उसको कम कर दिया। यहाँ पे एक स्मॉल होल है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, यहाँ से ऐसे पानी निकल रहा है ना। सपोज करिए कि इसकी जो स्पीड है वो v है, तो कहता है कि वो इस पे बैकवर्ड फोर्स लगाएगा, तो आप ये देखोगे कि ये पीछे की तरफ मूव करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो जो P इनिशियल है वो P फाइनल के इक्वल होगा। अब देखिए कि अगर इसमें से पानी बाहर निकलेगा तो इसको इस तरफ एक मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है। तो जो अगर आपको इस तरफ मोमेंटम मिलेगा, मान लो जो इनिशियल मोमेंटम है वो तो 0 है, और इसको अगर इस डायरेक्शन में इस वाटर को मोमेंटम मिल रहा है, तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो वाटर दैट इज कमिंग आउट, और जो वाटर है जो इसके अंदर है एक वो। तो अब ये दो एंटिटी बन गए। सपोज करो इसका मास कैपिटल M है और इसका मास स्मॉल m है, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी कैपिटल V। तो यहाँ पे जो फाइनल मोमेंटम होगा वो हो जाएगा m इंटू वी। ये तो जो वाटर इसके अंदर है उसका मोमेंटम हो गया, और ये हो गया m इंटू वी। तो ये जो एम वी है, m कैपिटल V, ये हो जाएगा माइनस m इंटू स्मॉल v के बराबर, और v की वैल्यू हो जाएगी माइनस स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू स्मॉल v। तो देखिए ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर हम इस वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं तो ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि नेगेटिव होगी। दोबारा से क्वेश्चन को देखिए, अ फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ अ स्मॉल होल इन अ वेसल रिजल्ट्स इन अ बैकवर्ड थ्रस्ट ऑन द वेसल। यानी कि वेलोसिटी अगर पीछे की तरफ ये इसको जनरेट करा रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें पीछे की तरफ अब थ्रस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसकी क्या कंडीशन होती है, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब अप्लाई कर सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम तब लगा सकते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, और यहाँ पे कोई फोर्स तो लगा नहीं रहा है एक्सटर्नल, इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ई पार्ट को करते हैं। अब देखिए ई पार्ट देखिए, a spinning cricket ball in air does not follow a parabolic trajectory। तो ये हमने पढ़ा था मैग्नस इफेक्ट में। इसका सॉल्यूशन का आंसर तो है मैग्नस इफेक्ट। अब इसको समझिए कि मैग्नस इफेक्ट में क्या होता है। मैग्नस इफेक्ट में भी जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है उसका रूल लगता है। जैसे सपोज करो कि ये कोई स्पिन क्रिकेट बॉल है, आप अगर इसको बिना स्पिन करे हुए फेंकते हैं, मान लो इसको v वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो, ठीक है, तो ये एक पैराबोला की तरह काम करेगा और इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो इस तरह से होगा, ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। अब आपने क्या किया कि इसको स्पिन कर दिया। ये जैसे सपोज करिए कि इसकी जो स्पिन है वो इस डायरेक्शन में है, ये ऐसे इस डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जो बॉलर है उसने इसको स्पिन करा दिया। तो इसको स्पिन कराने से क्या होगा कि सपोज करो कि जो यहाँ पे इसके आसपास की एयर है, ये अगर v वेलोसिटी से जा रही है इस डायरेक्शन में,
और एयर ऑलमोस्ट, जो एयर की स्पीड है वो 0 है, मतलब हवा नहीं चल रही है। तो अगर बॉल की स्पीड v होगी तो एयर की स्पीड को भी हम ऑपोजिट डायरेक्शन में v ले सकते हैं। ये एयर की रिलेटिव स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू बॉल। तो बॉल अगर v वेलोसिटी से इधर जाएगा तो एयर भी v वेलोसिटी से इसके रिस्पेक्ट में इस तरफ चलेगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू बॉल। तो एयर की वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा v ऑफ एयर माइनस v ऑफ बॉल। अब जो एयर की स्पीड है वो तो 0 है और बॉल की स्पीड भी है, तो जो एयर की स्पीड है बॉल के रिस्पेक्ट में वो v हो जाएगी माइनस, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर बॉल v वेलोसिटी से आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है तो एयर बॉल के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ जा रही है। अब जो एयर यहाँ पे इसके कांटेक्ट में होगी उसको एक लीनियर वेलोसिटी मिलेगी इसके रोटेशन की वजह से। अगर बॉल की रेडियस r है, सपोज करिए कि ये बॉल की रेडियस r है, तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एडिशनल वेलोसिटी मिलती है और ये वेलोसिटी हो जाएगी r ओमेगा। अब बॉल ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पे भी इसको एक एडिशनल वेलोसिटी मिलेगी और उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी r ओमेगा। तो ऊपर जो नेट वेलोसिटी है एयर की जस्ट अबव द बॉल वो हो जाएगा v प्लस r ओमेगा, और नीचे जो नेट वेलोसिटी है बॉल की वो हो जाएगा, बॉल जो एयर की स्पीड है वो v है इस तरफ, और r ओमेगा जो एयर है उसको इस तरफ। तो एयर जो बॉल के नीचे होगा उसका स्पीड हो जाएगा v तो इस तरफ है बॉल की इस तरफ, और एयर की बॉल के रिस्पेक्ट में इस तरफ। तो जो एयर की नेट स्पीड होगी बिलो द बॉल वो v माइनस r ओमेगा होगा। तो एयर को जो v वेलोसिटी मिल रही है वो तो इसके रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से मिल रही है, और r ओमेगा वो इसके रोटेशन की वजह से। तो जो नेट स्पीड है वो v माइनस r ओमेगा। अब है क्या कि ऊपर की जो एयर है उसकी स्पीड v प्लस r ओमेगा, और जो नीचे की स्पीड है वो v माइनस r ओमेगा। तो जो नीचे स्पीड है वो कम हो गई, ठीक है। तो जो नीचे की स्पीड है v बिलो, बॉल से नीचे जो एयर है उसकी स्पीड कम हो गई है v अबव। तो इसका क्या मतलब हुआ, जिस तरफ स्पीड कम होगी उस तरफ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो नीचे की तरफ जो प्रेशर होगा एयर का वो ऊपर वाले प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे ये जो बॉल है इसको जो एयर है ऊपर का जो प्रेशर है वो कम है और नीचे का प्रेशर ज्यादा है। तो सपोज करिए कि ऊपर की तरफ से बॉल को जो प्रेशर मिल रहा है वो P1 है और नीचे की तरफ से जो प्रेशर मिल रहा है वो P2 है। तो प्रेशर का डिफरेंस नीचे से ऊपर की तरफ ज्यादा होगा, यानी कि जो P1 है P2 वो ज्यादा है P1 से। तो इसका मतलब P2 माइनस P1 विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा, तो नीचे प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से देयरफॉर बॉल is exerted a pressure upwards due to pressure difference। तो जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से बॉल को ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। अब इस पे अगर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो बॉल है ऊपर की तरफ अगर फोर्स लगेगा तो अपनी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी से अलग पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये अपनी पैराबोलिक पाथ से ऊपर की तरफ एक पुश लगता है जिसको हम एरोडायनेमिक लिफ्ट बोलते हैं। एरोडायनेमिक लिफ्ट की वजह से ये अपने जो नॉर्मल पाथ है उसको छोड़ के एक दूसरे पाथ से जो थोड़ा सा दूर होगा उसको फॉलो करेगा, और इसी से बैट्समैन हवा में बीट हो जाता है और आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये अपनी जो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी है उसको फॉलो नहीं करता है, और उसका रीजन है
कि इसके रोटेशन की वजह से प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसको एक ऊपर की तरफ एक लिफ्ट, एक एडिशनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये अपनी नॉर्मल ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं करता है। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पीछे जो रूल है वो यही है, बर्नौलीज थ्योरम फॉर हॉरिजॉन्टल ट्यूब। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए होता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें यह है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो जिस तरफ स्पीड ज्यादा होती है उस तरफ कम प्रेशर मतलब कम फोर्स, और जिस तरफ कम स्पीड होती है उस तरफ ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा फोर्स। तो नीचे से ज्यादा फोर्स लगता है, इसकी वजह से उसको एक एडिशनल लिफ्ट मिलता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ 50 kg गर्ल wearing high heel shoes balances on a single heel. The heel is circular with a diameter 1 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? तो इसमें प्रेशर निकालना है। तो देखिए जो हील है, हील के ऊपर उस लड़के का सारा वेट आएगा, उसका मास दिया हुआ है 50 kg। तो जो वेट है वो तो फोर्स का काम करेगा। क्वेश्चन को दोबारा से देखें। ये कहता है कि 50 kg गर्ल वेयरिंग हाई हील शूज बैलेंसेस ऑन अ सिंगल हील। वो सिंगल हील पे बैलेंस करती है, यानी कि हील का जो ये जैसे हील है, इतना ही जो पार्ट है वो फ्लोर पे टिका हुआ है, यानी कि जो सारा वेट है वो इसी हील के ऊपर आ रहा है। तो ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ए, और जो वेट है लड़की का वो 50 kg, वो फोर्स हो जाएगा। तो जो फोर्स है जो इस हील के ऊपर आएगा वो हो जाएगा वेट के बराबर, और वेट की वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी। मास है 50 kg और g 9.8। तो 50 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 490 न्यूटन आ जाए। तो इतने न्यूटन का जो फोर्स है वो इस एरिया के ऊपर आ रहा है। डायमीटर दिया हुआ है, उससे हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हो जाएगी d/2 के इक्वल। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई d²/4। तो इनकी वैल्यूज इस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पाई हो जाएगा 3.14 इंटू डी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.85 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है। अब हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की वैल्यू होगी 490 न्यूटन, और एरिया हो जाएगा 7.85 इंटू 10⁻⁻5। तो ये एसआई यूनिट है, ये न्यूटन में है, और जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो प्रेशर है वो पास्कल में आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.24 इंटू 10⁻⁶ पास्कल। वैसे देखिए कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके अकॉर्डिंग इसको हमें राउंड ऑफ करना चाहिए। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक हम राउंड ऑफ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वैसे तो इतना ही दिया हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 इंटू 10⁻⁶ पास्कल होना चाहिए।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ये होना चाहिए। तो ये तो सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा। Torricelli's barometer used mercury. Pascal duplicated it using French wine of density 980 kilogram per meter cube. Determine the height of the wine column for normal atmospheric pressure. देखिए जो टॉरिसेली का बैरोमीटर था उसमें क्या था कि उसने मरकरी को यूज किया था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर मरकरी के हाइट के बराबर आता। तो उसने क्या किया कि एक ट्यूब को, जैसे सपोज करिए कि मरकरी एक उसके अंदर भरा हुआ है एक टब के अंदर, और इसमें एक उसने एक यू शेप की ट्यूब को ऐसे उल्टा करके रख दिया। तो यहाँ पे जितना प्रेशर होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो पास्कल्स का लॉ कहता है कि इक्वल हाइट पे प्रेशर इक्वल होगा, यानी कि जितना प्रेशर इस पॉइंट पे होगा उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे होना चाहिए। तो अब यहाँ पे तो एयर है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मरकरी ऊपर चली जाएगी और ये जो मरकरी है ये गेज प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो ये एच हाइट तक जाता है। ये एच हाइट आती है मरकरी के लिए 76 सेंटीमीटर। तो इससे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट हो जाता है एच रो जी वाले फॉर्मूले से, और इसकी वैल्यू आती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये उसने क्या किया था, मरकरी के साथ उसने बैरोमीटर लगाया था। ठीक है, तो टॉरिसेली ने ये मरकरी को यूज करके किया था। तो पास्कल ने क्या किया कि फ्रेंच वाइन, उसकी डेंसिटी मरकरी से अलग होती है 984 किलोग्राम। तो मरकरी की जो डेंसिटी है वो 13.6 इंटू 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। उसने मरकरी की प्लेस पे क्या किया, ये फ्रेंच वाइन उसके अंदर डाल दी। तो बस इतना ही इसमें फर्क पड़ेगा कि जब इसको फ्रेंच वाइन के साथ इस एक्सपेरिमेंट को किया जाएगा तो ये हाइट आ जाएगा h, और यहाँ पे जो रो है वो फ्रेंच वाइन का आएगा। तो रो इंटू फ्रेंच वाइन इंटू जी, तो जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8। तो यहाँ पे फ्रेंच वाइन की डेंसिटी डाल देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो h हमें कैलकुलेट करना है, और फ्रेंच वाइन की जो डेंसिटी है 984, वो SI यूनिट में दी हुई है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये 9.8 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे h की वैल्यू मीटर में आएगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल डिवाइडेड बाय 984 इंटू 9.8, और सब कुछ SI यूनिट में है, तो जो हाइट है वो भी SI यूनिट में आएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 10.47 मीटर, 10.47 मीटर, और इसको हम 10.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो टॉरिसेली ने ये एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके साथ किया था, मरकरी के साथ। पास्कल ने इसको दोबारा से किया फ्रेंच वाइन के साथ, और फिर उसने उसकी हाइट देखी कॉलम की तो 10.5 मीटर से आई। वो इसलिए क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। अ वर्टिकल ऑफ शोर स्ट्रक्चर। ऑफ शोर स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे ये सपोज करो कि ये ओशन है,
है ना। और ये ओशन का शोर है, शोर मतलब इसका कोई एक किनारा है। ऑफ शोर स्ट्रक्चर का मतलब है कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है, मतलब शोर से दूर, किनारे से दूर कोई स्ट्रक्चर है। is built to withstand a maximum stress of 10⁹ पास्कल। मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू वो 10⁹ पास्कल दी हुई। मतलब जो स्ट्रेस है वो इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो तब तो ये सेफ रह सकता है, अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस हुआ तो ये डैमेज हो जाएगी। Is the structure suitable for putting up on top of an oil well in the ocean? तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऑयल वेल के ऊपर रख सकते हैं क्या? टेक द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू बी रफली 3 किलोमीटर। तो ये हाइट दी हुई है 3 किलोमीटर। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसमें प्रेशर से स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। अगर स्ट्रेस इससे कम आता है तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगा तो वो फिर सूटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो है 3 किलोमीटर इसकी हाइट हो गई, है ना। तो इस पे जो नेट प्रेशर आएगा वो कितना होगा? प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर इज व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर को ही हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो जो प्रेशर है ये स्ट्रेस है, ठीक है। तो बेसिकली हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, और वो 10⁹ से अगर कम है तो सूटेबल है, और अगर इससे ज्यादा होगी तो सूटेबल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो यहाँ पे जो लिक्विड कॉलम बनेगा, ये जो लिक्विड कॉलम बनेगा इसकी हाइट 3 किलोमीटर दी हुई है। तो जो नेट प्रेशर है वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, है ना। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काउंट होगा और उसके साथ साथ गेज प्रेशर भी काउंट होगा। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाता है, जिसको हम स्ट्रेस बोलेंगे। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और जो गेज प्रेशर है उसको हम H रो G से कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1.01 इंटू 10⁵ प्लस H रो G, हाइट 3 किलोमीटर दी हुई है। तो किलोमीटर तो SI यूनिट नहीं है, तो इसको हम 3000 मीटर ले लेंगे। और जो डेंसिटी है वाटर की वो 10⁻3, लेकिन जो ओशन वाटर है उसकी डेंसिटी अलग होती है, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ओशन वाटर की डेंसिटी नहीं दी हुई है, तो इसलिए हम वाटर की डेंसिटी ले लेंगे। तो ये 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। और जी की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू होती है 9.8। तो हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵, और ये हो जाएगा 9.8 इंटू 3 इंटू 10⁵। तो 10⁵ और 10⁵ 10⁶ हो जाएगा, और 9.8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो ये 2.94, और ये 29.4 इंटू 10⁶ हो जाएगा। देखो 9.8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 10⁵, 10⁵, 10⁶ हो गया। तो ये 1.01 इंटू 10⁵ प्लस ये 2.94 इंटू 10⁶ हो। तो इसका जो ऑर्डर है वो 10⁶ के करीब आ रहा है। और अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁸ होगा, लेकिन ये किसी भी तरह से 10 इंटू 10⁶ नहीं हो पाएगा। तो दिस इज लेस देन 10⁹ तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10⁹ पास्कल से कम आएगी, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाएंगे तो वो इतना सूटेबल होगा कि उसके ऊपर, ठीक है, तो उसको हम ऑयल वेल के ऊपर डाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये सूटेबल है। तो देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर इज सूटेबल। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रेशर के डिफरेंट टर्म्स का मतलब पता लगता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गेज प्रेशर है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर गेज प्रेशर से, तो एक तो ये जो कॉलम है इसका अपना प्रेशर होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों को ऐड करके हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मिलता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 10.8 है, a hydraulic automobile lift is designed to lift cars with maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying the load is 425 centimeter square. What maximum pressure would the smaller piston have to bear? तो देखो ये जैसे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इसमें ये यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन जो है इसका एरिया काफी ज्यादा है और इसके ऊपर कार है ना, इस कार को लिफ्ट करना है और यहाँ पे ये जो पिस्टन है ये काफी छोटा है। तो अगर ये यहाँ पे इसके ऊपर एक कार रखी हुई है तो ये इसको नीचे की तरफ पुश करेगा। पास्कल का लॉ कहता है कि ये जो प्रेशर है वो हर एक पॉइंट पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यानी कि जितना प्रेशर ये नीचे की तरफ होगा स्मॉल पिस्टन पे भी ऊपर की तरफ उतना ही प्रेशर आएगा। ठीक है, तो इसका प्रेशर ये जो P1 प्रेशर है ये P2 प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें बस इतना कैलकुलेट करना है कि इसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा P1 के ऊपर। तो ये जो लॉ है ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इक्वल प्रेशर। ठीक है, ये पास्कल का लॉ था स्टैटिक लिक्विड्स के लिए। हाइड्रोस्टैटिक्स का लॉ है पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इक्वल प्रेशर। तो अगर जो लिक्विड है वो स्टैटिक है तो आप उसके किसी भी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो हर एक पॉइंट पे इक्वल प्रेशर होगा। तो अगर यहाँ पे इस पिस्टन के ऊपर कार है तो ये इसमें नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो हर एक पॉइंट पे इक्वल प्रेशर होगा, तो स्मॉल पिस्टन पे भी उतना ही प्रेशर होगा। तो अगर हम ये वाला प्रेशर काउंट कर लेंगे तो वो इस प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो P2 विल बी इक्वल टू P1। तो P2 हम निकालेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स किसके बराबर है? मैक्सिमम 3000 kg के बराबर है। तो इसका जो फोर्स है वो वेट के बराबर हो जाएगा और वेट हो जाएगा m इंटू जी डिवाइड बाई एरिया। तो मास है 3000 kg, तो ये 3000 और g की वैल्यू हो जाएगी 9.8 डिवाइड बाई एरिया। एरिया जो है वो SI यूनिट में नहीं, तो एरिया की वैल्यू दे रखी है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसको SI यूनिट में चाहिए, तो अगर हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होता है, लेकिन इसका स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा 425 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ये 425 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये जो प्रेशर है ये पास्कल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इस सबको सॉल्व कर सकते हो आप। इस सबको सॉल्व करके आएगा 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल। पीछे यही आंसर दिया हुआ है 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल। लेकिन अगेन आप देखो इसको, अगर आप फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसमें 3000 सिग्निफिकेंट फिगर 1
और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो हमारा जो आंसर है वो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारा आंसर इसमें आना चाहिए। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 7 × 10⁵ पास। तो जो आंसर है वो ये होना चाहिए, लेकिन बुक में ऐसे दिया हुआ है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में ही रखा गया है ना। तो ये इसका आंसर आपको यहीं पे छोड़ना है, ये नहीं लिखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, अ U tube contains water and methylated spirit separated by mercury। तो देखिए एक U tube है और U tube में 3 तरह के लिक्विड है। तो हमने U शेप की एक ट्यूब बना दी। अब इसमें 3 तरह के लिक्विड भरे हुए हैं। The mercury columns in the 2 arms are in level with 10 cm of water in one arm and 12 cm of spirit in the other। तो देखो मरकरी इन सभी से ज्यादा भारी होता है ना। वाटर से तो ज्यादा भारी है। तो एक आर्म में वाटर है, दूसरे आर्म में स्पिरिट है। तो जो मरकरी है उसका लेवल सेम है। तो जैसे ये जो लेवल है इसमें मरकरी भरा हुआ है, तो मरकरी का लेवल सेम है। यहाँ पे ये मरकरी है। तो मरकरी क्योंकि सबसे भारी है तो इसलिए वो सबसे नीचे रहेगा। अब इसके एक आर्म में 10 सेंटीमीटर तक वाटर भरा हुआ है। तो ये जो वाटर कॉलम है इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे वाटर है और वाटर कॉलम की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर। और दूसरे आर्म में स्पिरिट है। स्पिरिट है और स्पिरिट का जो कॉलम है वो 12.5 सेंटीमीटर का है। 12.5 सेंटीमीटर। तो इससे ये साफ पता लग रहा है कि जो स्पिरिट है वो हल्का है और वाटर भारी है, क्योंकि इसका जो गेज प्रेशर है ये इसके प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। तो इसका जो डेप्थ है वो 10 सेंटीमीटर है, इसका डेप्थ 12.5 सेंटीमीटर है और ये दोनों सेम लेवल पे हैं। इसका मतलब जितना इसका प्रेशर होगा गेज प्रेशर, उतना ही प्रेशर इसका भी होगा। तो ऊपर से ये ओपन है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेशर आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर का प्रेशर होगा, वाटर का गेज प्रेशर। और राइट हैंड साइड में आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और स्पिरिट का, तो प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट, गेज प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट। ये पीए से पीए कैंसिल हो जाएगा। तो जो प्रेशर का डिफरेंस है वो इनके गेज प्रेशर की वजह से ही आएगा। तो ये हो जाएगा H1 ρ1 G और ये हो जाएगा H2 ρ2 G। ये G से G कैंसिल हो जाएगा। और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। रिलेटिव डेंसिटी पूछा। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है उसका होता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। यहाँ पे जो मीडियम है वो स्पिरिट है, तो स्पिरिट और वाटर का डेंसिटी का रेशियो पूछा है। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, इसमें स्पिरिट तो हो गया ρ2, तो हमें कैलकुलेट करना है ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1। तो ये ρ2 डिवाइड बाय ρ1 ये हो जाएगा H2, इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा H1/H2। और क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी है तो रिलेटिव जो टर्म्स होते हैं उनकी यूनिट्स नहीं होती। तो H1 की वैल्यू कितनी है? H1 इज दिस 10 सेंटीमीटर और H2 है 12.5 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 12.5। तो इसको डिवाइड करने का भी एक अच्छा सा मेथड देख लीजिए। 12.5 का डबल होता है 25।
और फिर 4 टाइम्स करोगे तो 100, यानी कि 8 टाइम्स। आप इसको 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये 80 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8। ठीक है, तो इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 0.8 आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इन क्वेश्चन नंबर 9, 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर and spirit each are further poured into the respective arms of the tube। तो देखिए जैसे इसमें 10 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड में था, उसमें 15 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप देखिए ये 10 सेंटीमीटर था, इसमें आपने 15 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया तो 25 सेंटीमीटर हो गया। ये 12.5 सेंटीमीटर था, इसमें ऐड कर दोगे तो ये 12.5 में 15 सेंटीमीटर और ऐड करोगे तो ये 27.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस वाले कॉलम की जो है वो 27.5 सेंटीमीटर था। आप अगर इस वाले क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसमें जो स्पिरिट था उसके रिलेटिव डेंसिटी आई थी 0.8। इसका मतलब हुआ कि जो स्पिरिट है वो वाटर से हल्का है, क्योंकि इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 1 से कम है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है। तो इसका जो सेम लेवल का जो इसमें भी 15 सेंटीमीटर ऐड किया और इसमें भी 15 सेंटीमीटर ऐड किया, तो जो वाटर है वो ज्यादा भारी है और स्पिरिट उतना भारी नहीं है। तो ये क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उसकी वजह से ये जो मरकरी है ये नीचे आएगा और ये यहाँ से मरकरी ऊपर जाएगा। तो सपोज करिए कि ये मरकरी जो है वो यहाँ से थोड़ा नीचे तक आ गया, इस लेवल तक आ गया ए तक, और इधर से ये मरकरी थोड़ा ऊपर चला गया, तो जो मरकरी में लेवल में जो डिफरेंस है वो एच के बराबर होगा। ठीक है, अब पास्कल का लॉ कहता है कि जितना इस पॉइंट का प्रेशर होगा उतना ही इस पॉइंट का भी प्रेशर होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ गया कि इसमें स्पिरिट के साथ साथ थोड़ा स्पिरिट भी एक्स्ट्रा हो गया, तो इसमें स्पिरिट के साथ साथ मरकरी भी एक्स्ट्रा हो गया, तो मरकरी का प्रेशर भी इसमें काउंट होगा और उससे हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरफ के प्रेशर को इस तरफ के प्रेशर के इक्वल रखेंगे और दोनों से इसको काउंट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, वो तो सिर्फ 25 सेंटीमीटर की वजह से होगा। जैसे इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया था, उसी तरह से इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो उसको अब लिखने की जरूरत नहीं। तो इधर प्रेशर कितने हाइट की वजह से आएगा, 25 सेंटीमीटर हाइट की वजह से आएगा। तो ये 25 सेंटीमीटर हाइट हो गई इस वाले कॉलम की। फिर रो ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें तो वाटर ही है, इनटू जी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर होगा। और राइट हैंड साइड का प्रेशर कितना होगा, 27.5 सेंटीमीटर तो स्पिरिट है, तो ये 27.5 सेंटीमीटर तो स्पिरिट के हो गए। क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है, इक्वेशन है, तो इधर से सेंटीमीटर इधर के सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, इनटू स्पिरिट की डेंसिटी। तो स्पिरिट की डेंसिटी कितनी निकाली थी, रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, तो ये स्पिरिट की डेंसिटी हो जाएगी 0.8 इंटू रो वाटर, ये स्पिरिट की डेंसिटी हो गई इंटू जी, प्लस अब ये जो थोड़ा सा स्पिरिट है जो ऊपर चला गया है, इसका भी प्रेशर यहाँ पे आएगा, उसका भी गेज प्रेशर आएगा, तो ये एच हमें कैलकुलेट करना है इनटू। अब जो मरकरी है उसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है 13.6, तो ये आ जाएगा 13.6 इंटू रो वाटर इंटू जी। तो ऐसा करने से क्या, रिलेटिव डेंसिटी को यूज करने से ये इक्वेशन काफी आसान हो जाएगी। ये रो वाटर इंटू जी दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और अब हम एच की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एच किसके इक्वल हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 25 इधर, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, -27.5
into 0.8 एंड होल डिवाइडेड बाय, ये इससे डिवाइड हो जाएगा 13.6। तो इसको सॉल्व करके h की वैल्यू आ जाएगी, और ये h की वैल्यू आएगी 0.2206, और सब कुछ सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये इसमें दोनों तरफ मरकरी के लेवल का डिफरेंस आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो जो हमने बर्नौलीज थ्योरम और हाइड्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस इसमें किए हैं, इसके कुछ और क्वेश्चंस बचते हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को खुद से जरूर प्रैक्टिस करिएगा बेटा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बेटा। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.